बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कोर्स ग्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर में इसका यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, इसका पार्ट 1 हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं? मेंटल हेल्थ की WHO ने एक बहुत ही अच्छी सी डिफिनीशन दी हुई है। उनका कहना है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एक इंसान ये रियलाइज़ करता है कि उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा जब उसके लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ के जो स्ट्रेसेस है जब वो उसके ऊपर आ जाते हैं तो वो उनके साथ कोप कर सकता है, उनको वो हैंडल कर सकता है और वो अपनी सोसाइटी में फ्रूटफुली प्रोडक्टिवली वर्क कर सकता है। और इसके अलावा वो इस एबल होता है कि अपने कम्युनिटी के लिए वो कोई कंट्रीब्यूशन करे। तो एक इंसान अगर इस हालत में है कि वो अपने एबिलिटीज़ को ख़ुद रियलाइज़ करे, अपने नॉर्मल लाइफ स्ट्रेसेस के साथ वो कोप करे, वो प्रोडक्टिवली फ्रूटफुली वर्क कर सके और अपनी कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूशन कर सके, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ये मेंटल हेल्थ के स्टेट में है। WHO ने कहा हुआ है कि एक पर्सन जो है वो अगर फिज़िकली वेल बीइंग है, मेंटली वेल बीइंग है और सोशली वेल बीइंग है तो फिर हम जाके कह सकते हैं कि वो बंदा जो है वो मेंटली हेल्दी है। यानी मेंटल हेल्थ में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर एक इंसान में मेंटल इलनेस नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ जो है उसमें हम इंसान के यानी मेंटल हेल्थ को हम उसके इमोशनली, उसको साइकोलॉजिकली और उसके सोशल वेलनेस जो है इन सब पे देखते हैं। यानी एक इंसान हम कब कह सकते हैं कि इंसान फिज़िकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है, या फिर हम कब कह सकते हैं कि एक इंसान इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली वेलनेस के स्टेट में है? हम तब कह सकते हैं कि अगर उस इंसान के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसके सोसाइटी में वो सेटिस्फाइंग हो, ठीक हो, इसके अलावा उसका बिहेवियर जो है वो इफ़ेक्टिव बिहेवियर वो रखता हो, वो कोप कर सकता हो नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेसेस से, और उसकी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे अहम चीज़ होती है जो कि आगे जाके सेल्फ इस्टीम वगैरह उसमें फिर जो है वो ग्रो करती हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर किसी इंसान का है, उसके इमोशंस जो है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशंस उसके स्टेबल हैं, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है वो मेंटली हेल्दी है। मेंटल इलनेस का कंसेप्ट अगर देख ले तो मेंटल इलनेस एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें एक इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं होता है, साइकोलॉजिकल फंक्शन उसकी ठीक नहीं होती, सोशल वेलनेस उसमें नहीं मौजूद होती, यानी उसको इस किस्म की बिहेवियर होती है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। तो तब हम कहते हैं कि ये बंदा मेंटल इलनेस के कंडीशन से गुज़र रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्टोरिकल व्यूज़ देख लें एबनॉर्मल बिहेवियर के, कि एबनॉर्मल बिहेवियर के हिस्टोरिकल व्यूज़ क्या है, पिछले ज़माने में बिहेवियर को किस तरीके से देखा जाता था, और अगर किसी में कुछ बिहेवियर्स जो है वो पाए जाते थे तो उनके लिए कौन कौन सी कंसेप्ट्स जो है वो रखे जाते थे। तो बहुत सारे दौर गुज़रे हैं कदीम ज़माने से। अगर हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे एराज़ गुज़रे हैं कि जिसमें तरह तरह के कंसेप्ट्स जो है वो दिए जाते थे। मेंटल हेल्थ को अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता था, मेंटल इलनेस के बारे में अलग अलग कंसेप्ट्स रखे जाते थे। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स पाए जाते हैं कि जिनमें कुछ जो है वो साइंटिफिक व्यूज़ मौजूद हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक व्यूज़ के ख़िलाफ़ है, सुपर नेचुरल है, कुछ जो है उसमें नेचुरल रीज़न रखते हैं। तो अगर हम बात कर ले फ़र्स्ट एरा की, जो सबसे पहला दौर था, फ़र्स्ट एरा की अगर हम बात कर ले मेंटल हेल्थ के बारे में, तो फ़र्स्ट एरा को कहा जाता था प्री हिस्टोरिक एरा, या इसको बिब्लिकल एरा भी कहा जाता था, और मेनली इसको स्टोन एजेस कहा जाता था उस ज़माने को। तो स्टोन एजेस, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्टोन एजेस क्यों कहा जाता था? तो वहाँ पे स्टोन एजेस उस एरा को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे रहने की जो रिहाइशगाह थी लोगों की वो ज़्यादातर स्टोन से बने थे। वहाँ पे आग जलाने के लिए स्टोन यूज़ किए जाते थे, वहाँ पे शिकार करने के लिए स्टोन यूज़ किए जाते थे। तो इसीलिए उस ज़माने को पत्थरों का ज़माना यानी स्टोन एजेस के नाम से याद रखा जाता है। उस टाइम क्या था, ये जो मेंटल इलनेस जितने भी हैं तो उनके लिए उस टाइम दो कंसेप्ट्स जो है वो रखे जाते थे। दो कंसेप्ट्स में से
उनका एक तो ये कंसेप्ट था कि ये जो है गॉड और मैजिक के नाम से उनका कंसेप्ट था। यानी वो लोग समझते थे कि अगर खुदा जो है वो खुश ना हो और खुदा को खफा किया जाए तो फिर उसकी वजह से ये मेंटल इलनेसेस हो जाते हैं, और मैजिक करने की वजह से लोग जादू करते हैं, सहर वगैरह करते हैं, इनकी वजह से ये जितने भी मेंटल इलनेसेस हैं ये आते हैं बंदे को। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो डेमोनोलॉजी का था। डेमोनोलॉजी बेसिकली कहा जाता है स्टडी ऑफ डेमन्स। डेमन्स क्या है, उस ज़माने में ये जो डेमोनोलॉजी है इसके अंदर दो किस्म के उनका लोगों के लिए दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स थे डेमोनोलॉजी के अंदर। एक ऐसे वहाँ जब एक मेंटल इलनेस आ जाती है तो इसके बहुत सारे अक़साम होते हैं, जिस तरह अभी डिफरेंट काइंड के हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे आगे जाके मेंटल हेल्थ में। तो कुछ मेजर डिप्रेशन की कंडीशन होती हैं। डिप्रेशन जब एक बंदे पे एक्यूटली अटैक करता है तो उस टाइम स्टार्ट में जब भी कोई मेंटल डिसऑर्डर आती हैं तो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा उसको आता है, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, मूड उसको स्टेबल नहीं रहती, गुस्सा करता है, और इस तरह एक्यूट जो कंडीशन होती हैं तो इस तरह वो लोग जो है बहुत ज़्यादा एजाइटेटेड वो जब हो जाते हैं तो उस टाइम ये लोग वो एजाइटेटेड पर्सन जो होते थे मेंटल इलनेसेस की वजह से, तो उनको ये कहते थे कि ये डेमन्स हैं। डेमन्स कहा जाता है बद अरवाहों को, यानी बद अरवाह हैं। ये समझते थे ये लोग, उस ज़माने के लोग, ये जो स्टोन एजेस है या बिब्लिकल एरा या प्री हिस्टोरिक एरा, उस टाइम के जो लोग हैं वो समझते थे कि ये जो लोग एजाइटेटेड कंडीशन में जो लोग हैं मेंटल इलनेस की वजह से, तो वो समझते थे कि ये लोग, इनके अंदर बद अरवाहें हैं, बदरूहें इनके अंदर है, जिनकी वजह से ये इस तरह के लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बदतरीन सलूक किया करते थे। इवन कि वो इस तरह किया करते थे कि ट्रीटमेंट के तौर पे उनके सर पे सुराख करके वहाँ पे कील थोप दिया करते थे ताकि वो बद अरवाह जो है वो निकल जाएं, वो बदरूहें जो है निकल जाए उनके जिस्म से। तो इस तरह डेमन्स का कंसेप्ट था। और दूसरा उनका ये था कि जो लोग मेजर डिप्रेशन के कंडीशन में चले जाते थे, क्रोनिक कंडीशन में, तो वो बहुत ज़्यादा अलग थलग रहते थे, वो आइसोलेशन इख्तियार करते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, चुप रहते थे, खामोश रहते थे। तो ऐसे लोगों को ये नाम देते थे, डिवाइंस का नाम देते थे, और कहते थे कि इनके अंदर मुक़द्दस रूहें हैं, ये जो है वो गॉड गिफ्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा जो है खुदा के चुने हुए बंदे हैं। इस तरह उनको समझते थे और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे कि बाज़ लोग जो है उनकी इबादत वो जो है स्टार्ट कर देते थे, इतना ज़्यादा डिवाइंस को वो रिस्पेक्ट देते थे। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है इन लोगों में था। लिखा है स्लाइड में कि डेमोनोलॉजी, गॉड एंड मैजिक, ये दो कॉन्सेप्ट्स थे। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पोजेशन, वहाँ पे जो वो एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाती थी, अगर मेंटल इलनेस आ जाती थी लोगों में, तो ये लोग क्या कहते थे, ये लोग उसे पोजेशन का नाम देते थे। पोजेशन मीन्स कि जिन्नात उस पर उतरी है, परी इसके ऊपर है, परी इसके ऊपर डाला गया है, इस पे सहर किया गया है, इस तरह वो समझते थे। गुड और बैड पोजेशन डिपेंड ऑन द पर्सन सिम्टम्स, और वो अब ये कहते हैं ना कि इस पे जो जिन है वो अच्छा वाला जिन है और दूसरा जो है वो बहुत बुरा वाला जिन है। इस तरह कंसेप्ट अभी भी हमारे सोसाइटी में मौजूद है कि जिन किसी के ऊपर आ जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस तरह मेंटल डिसऑर्डर का जो शिकार होते हैं तो उस पर तरह तरह की बातें होती हैं कि इस पर जिन आया हुआ है, बेचारे लोगों को मारते हैं वो दम दुआ करने वाले, ये जो इस तरह के लोग होते हैं। तो वो बाज़ लोग इस तरह करते हैं इलिटरेट पीपल के, वो लोगों को मारते हैं, उतना उन पे जुल्म करते हैं कि चले जाओ, वो उस जिन से कहते हैं कि चले जाओ, इस तरह। तो वो उनके सिम्टम्स पे, उस बंदे के बिहेवियर पे डिपेंड करता था उस टाइम के, उसको या तो कहते थे कि इस पे बुरा जिन है या कहते थे कि इस पे अच्छा जिन है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग पोजेस्ड, और इसमें वो यही यकीन रखते थे, रिलीजन उनका इसमें इम्पोर्टेंस देते थे कि सहर वगैरह जो है वो की गई है, इसमें जिन्नात जो है वो उतारी गई हैं। इस तरह ट्रीटमेंट वो क्या करते थे, ट्रिफिनिंग अलाउड द इविल स्प्रिट टू स्केप द हेड। देखिए वो सुराख करते थे, सरों में सुराख करते थे, कील थोपते थे कि वो जो बदरवाह है, इविल स्प्रिट है, वो निकल जाए उसके दिमाग से, उसके जिस्म से। एक्सॉर्सिज्म यूज टू कास्ट डेमन्स आउट ऑफ द बॉडी, और इस तरह वो डेमन्स को समझते थे कि इस पे जो बदरवाह है उसको निकालने के लिए वो दम दुआ करते थे। एक्सॉर्सिज्म कहते हैं दम दुआ करने को। तो ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। इसके बाद ये जो फर्स्ट एरा था,
फर्स्ट एरा जिसे स्टोन एजेस कहते थे, इसके बाद जो सेकंड एरा था, तो सेकंड एरा को कहा जाता है कि क्लासिकल एरा, या फिर इसको ग्रीको रोमन एरा भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये नेम आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज इनसे बन सकती हैं। सेकंड एरा जो कि क्लासिकल एरा था उसको ग्रीको रोमन एरा भी कहा जाता है। इसको क्लासिकल एरा इसलिए कहा जाता है कि ये क्लासिकल उस चीज़ को कहते हैं जो बहुत पहले ज़माने में थी और अभी भी उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर चलते आ रहे हो तो उसको क्लासिकल कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह हुआ था कि ये जो सेकेंड एरा आई थी तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ सारा तो नहीं कह सकती क्योंकि उस टाइम साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती थी। कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक, जो आजकल के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनसे मैच करती हैं। तो इसीलिए इसके लिए क्लासिकल एरा का नेम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस एरा में काम किए, जिसमें जो फर्स्ट वन था वो एम्पिडोकल्स था। एम्पिडोकल्स जो कि एक ग्रीक फ़िलोसोफर था, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं और जो हमारे थॉट्स होते हैं तो इनका आपस में कनेक्शन होता है। तो ये सही बात है कि हमारे इमोशंस, बिहेवियर्स और हमारे जो थॉट प्रोसेस है, इनका आपस में कनेक्शन होता है। तो ये बात उस टाइम एम्पिडोकल्स ने की हुई थी। उसके बाद एक और फ़िलोसोफर थे, वो भी ग्रीक फ़िलोसोफर थे, अल्कमियोन उनका नाम था। उन्होंने ये बात की कि जो हमारे सेंसेस है ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थी जो उस टाइम अल्कमियोन ने दी थी कि जो हमारे सेंसेस है वो कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। तो इस तरह जब ये लोग आए और इन लोगों ने ये सारी बातें कही तो फिर क्या हुआ, जो स्टोन एजेस का जो सुपर नेचुरलिटी वाला जो उनका व्यू था वो अब चेंज हो गया। इन लोगों ने नेचुरल काज देना स्टार्ट कर दिया मेंटल डिसऑर्डर्स को। अभी अल्कमियोन ने कहा कि हमारे सेंसेस जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और अगर हमारे ब्रेन में कोई मसला आता है तो फिर हमारे सेंसेस, हमारे बिहेवियर पे उसका फिर जो है वो असर होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग बताने लगे, यानी अब सुपर नेचुरलिटी से नेचुरल काजेस की तरफ जो है वो दौड़ आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे हिपोक्रेट्स का बहुत जो है वो बिग रोल है। हिपोक्रेट्स, या इसको आप लोग जो है वो बुकरात के नाम से, अक्सर इसको बुकरात के नाम से याद किया जाता है हिपोक्रेट्स को। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी हुई थी। वो कॉन्सेप्ट क्या थी, पीपल बिलीव दैट दिस डिजीज़ इज़ sacred simply because they do not know what caused it. But someday I believe they will, and the moment they figure out why people have epilepsy, it will cease to be considered divine. इन्होंने कहा, हिपोक्रेट्स ने कहा कि लोग ये यकीन रखते हैं कि ये इस तरह की, जब लोग मेजर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये उनको डिवाइंस कहते हैं, उनको मुक़द्दस अरवाह, उनको मुक़द्दस लोग मानते हैं, कहते हैं कि मुक़द्दस रूहें जो है वो उनके अंदर है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो लोगों के माइंड में, वो उनका यकीन इस चीज़ पे इसलिए है क्योंकि उनको उसका सही काज जो है वो पता नहीं है। इन्होंने कहा कि लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग ये जान लेंगे कि एपिलेप्सी जो है, जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है तो एपिलेप्सी क्यों होती है, इसके काजेस क्या है, उनकी यानी कौन सा ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। जब वो लोग ये जान लेंगे, ये कंडीशंस जान लेंगे तो फिर जाके वो डिवाइन कंसीडर करना ख़त्म कर देंगे। उस टाइम उनकी ये जो सुपर नेचुरलिटी की जो कंसेप्ट है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट हिपोक्रेट्स ने दिया। हिपोक्रेट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू नेचुरल काज, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ये नेचुरल काज की वजह से होती है। किस तरह की नेचुरल काज की वजह से, ब्रेन इज़ द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्शंस। हमारे जो जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्शंस होती हैं तो इसके लिए सेंट्रल ऑर्गन क्या है, ब्रेन है। ज़ाहिरी सी बात है कि हमारी जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्शंस होती हैं तो वो हमारे ब्रेन से होती हैं और फिर जाके ब्रेन में कोई मसला होता है तो सारे जो है ये मेंटल डिसऑर्डर्स वहाँ से जन्म लेती है। मेंटल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन पैथोलॉजी, देखिए यही बात है कि ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं। एग्जैक्ट साइंटिफिक बात इन्होंने कही थी। पॉइंटेड आउट दैट हेड इंजरीज कुड लीड टू सेंसरी एंड मोटर डिसऑर्डर। ज़ाहिरी सी बात है कि अगर हेड इंजरी हो जाए तो हेड इंजरी की वजह से सेंसरी और मोटर डिसऑर्डर हो सकती हैं, इन्होंने ये कहा। और इसके अलावा एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटरी एंड प्री डिस्पोजिशन। हेरिडिटरी के बारे में बताया कि जेनेटिक काज भी होती है मेंटल डिसऑर्डर्स का, जेनेटिकली ये रन करते हैं फैमिलीज़ में। और प्री डिस्पोजिशन का बताया। प्री डिस्पोजिशन मीन्स के
द टेंडेंसी टू सफ़र फ्राम ए पार्टिकुलर कंडीशन, किसी भी पार्टिकुलर कंडीशन की वजह से जो है वो एक बंदा जो है वो सफ़र हो जाता है, यानी एक नेचुरल काज होती है किसी भी डिसऑर्डर की, इनका ये कहना था। उस टाइम चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो इस वजह से कुछ कंसेप्ट उस टाइम के हिपोक्रेट्स ने जो दिए थे वो इस तरह रिलीवेंट थे, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि ब्रेन जो है सेंट्रल ऑर्गन है इंटेलेक्चुअल एक्शन का, मेंटल डिसऑर्डर जो है ब्रेन पैथोलॉजी की वजह से होते हैं, और ये सब कुछ तो ये रिलीवेंट थे। लेकिन कुछ कंसेप्ट्स इन्होंने ऐसे भी दिए जो कि साइंस के साथ सही तरीके से वो रिलीवेंट नहीं थे, जिनमें हिपोक्रेट्स अर्ली मेडिकल कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ फोर ह्यूमर्स का। डॉक्ट्राइन ऑफ फोर ह्यूमर्स ये एक ऐसी कंसेप्ट थी जिसमें हिपोक्रेट्स ने कहा हुआ था कि एक इंसान जो है वो 4 किस्म के लिक्विड से बना हुआ है, 4 किस्म के ह्यूमर्स से, जो कि एक को कहा कि सिंगुअस ब्लड के लिए लफ्ज़ यूज़ किया, फ्लेगम और येलो बाइल और ब्लैक बाइल, यानी कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में कहा। ये आगे जाके हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला यूनिट, तो उसमें सिंगुअस पर्सनैलिटी, फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि सिंगुअस पर्सनैलिटी क्या होती हैं, और फ्लेगम वाली पर्सनैलिटी, और येलो बाइल और ब्लैक। तो ये 4 ह्यूमर्स की इन्होंने बात की और कहा कि इनके 4 किस्म के इस तरह लोग होते हैं, और उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए। जैसा कि जो सिंगुअस पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताया कि ये लोग जनरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मींस के खुशमिजाज लोग होते हैं, पुरुमीद होते हैं, चीयरफुल खुशमिजाज होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, यानी नरम मिजाज होते हैं। और इसके अलावा कहा कि बट कैन बी डे ड्रीमी टू द पॉइंट ऑफ नॉट एकम्प्लिशिंग एनी टाइम एनीथिंग एंड इम्पल्सिव मेनिया। ये लोग बहुत ज़्यादा डे ड्रीमी होते हैं। डे ड्रीमी मीन्स के दिन को ख्वाब देखने वाले, यानी हम कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव पकाने वाले, ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई चीज़ जो है सही तरीके से एकम्प्लिश नहीं कर पाते, बस ये ख्याली जो है वो तरह तरह के ड्रीम जो है वो ख्याली ड्रीम जो है वो करते रहते हैं। और इम्पल्सिव होते हैं, यानी जज्बाती होते हैं, बहुत अक्सर उकता जाते हैं। और इसके अलावा मेनिया का ये शिकार होते हैं। मेनिया मीन्स के मेनिया एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल इरिटेबल मूड कंडीशन होती है, जिसमें एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, ओवरजॉयड वो फील करता है, बहुत तेज़ी से जो है बातें करता है, फुल एनर्जी वो फील करता है, एजाइटेटेड हो जाता है, तशद्दुद में आ जाता है इजीली बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उसको हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस मीन्स के ऐसे ख्याल आते हैं जो रियली प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे साउंड सुनाई देते हैं जो रियली प्रेजेंट नहीं होते, और इलॉजिकल उनकी थिंकिंग होती है। तो इस कंडीशन को मेनिया कहा जाता है। तो इन लोगों के बारे में कहा गया कि ये इस तरह के लोग होते हैं। और फिर उनका ये मानना था कि अगर ब्लड ज़्यादा हो जाती है, एक इंसान में ब्लड की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोग फिर जो है मेनिया में चले जाते हैं। इसके अलावा फ्लेगम का बताया कि फ्लेगमिक पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो कि कंसिस्टेंट होती है, मुस्तकिल मिजाज लोग होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होती है, अच्छे ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं। लेकिन कैन बी एपैथिक एंड स्लेजिश, और ये इस तरह हो सकते हैं कि एपैथिक हो सकते हैं, यानी एपैथी मीन्स के लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, और हम कह सकते हैं कि इमोशंस उनमें सही तरीके से लैक ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स नहीं होती, कंसर्न नहीं होती, ऐसे बेजार लोग होते हैं, और स्लगिश होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्त होते हैं। येलो बाइल वालों को के लिए नाम दिया घोलिर का, और कहा कि ये लोग जो है वो लीडर होते हैं, ख़ुद को लीडर मानते हैं, बट कैन बी कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। ख़ुद अपने जितना भी उनका एनवायरनमेंट होता है तो उस पर ख़ुद को उस पर कंट्रोल करने वाले समझते हैं। और इसीलिए यही वजह होती है कि इजीली गुस्सा हो जाते हैं, और बेड टेम्पर और बदमिजाज होते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आता है, क्योंकि ख़ुद को लीडर समझते हैं, कंट्रोलिंग समझते हैं, तो इसलिए उनको बहुत तेज़ी से जो है वो गुस्सा वगैरह भी आता है। और कहते थे कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इजीली एंगर्ड होते हैं लोग, तो उनको ये समझते थे कि उनमें येलो बाइल जो है वो ज़्यादा हो गई है। और फिर क्या किया करते थे कि
हमारे सोसाइटी में भी ये हुआ करता था क़दीम ज़माने के टाइम पे कि कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे कि जिनको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो जाता था, और ये लोग समझते थे कि सीवियर डायरिया होने की वजह से ये लो बाइल इनका कम हो जाएगा और इनकी जो बेड टेम्पर्ड और ईज़िली एंगर्ड होने की ये जो आदत है ये फिर कम हो जाएगी। और फ्लेगमेटिक के लिए इस तरह करते थे कि उनको चेस्ट थेरेपी करते थे, फ्लेगम को निकालने के लिए डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर करते थे कि इनमें फ्लेगम ज़्यादा हो गया है तो इसलिए ये एपेथिक और स्लेगिश हो गए हैं। इसके अलावा ब्लैक बाइल वालों को इन्होंने मेलनकोलियर का नाम दिया। मेलनकोलियर बेसिकली हिपोक्रेट्स ने मेजर डिप्रेशन के लिए उस वक्त कहा हुआ था कि ये लोग जो है इनकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि काइंड होते हैं, कंसिडरेट होते हैं और हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं। कंसिडरेट मीन्स कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनका फोकस होता है, कंसर्न इनका ज़्यादा होता है, लेकिन बट आल्सो कैन बी ऑब्सेस्ड विद ट्रेजेडी एंड क्रुएलिटी। लेकिन अगर इन लोगों ने कहीं कोई हादसा देख लिया, कोई जुल्म देख लिया कि किसी पे जुल्म हो रहा है तो उस चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस मीन्स के ये फिर अपनी उसके बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि ख़ुद को रोक नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पागलों जैसे हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसको सर पे लेते हैं। तो ये मेलनकोलियर उस टाइम उसने ये मेजर डिप्रेशन की जो कंडीशन थी जिसमें लोग जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते थे। हिपोक्रेट्स ने उस टाइम कुछ क्लासिफिकेशन की थी जो सही तरीके की जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो बाद में आई थी, लेकिन ये उस टाइम हिपोक्रेट्स की वो हम पढ़ेंगे आगे। ये जो क्लासिफिकेशन में अभी आप लोगों को समझा रही हूँ तो ये हिपोक्रेट्स ने जो अर्ली मेडिकल कॉन्सेप्ट्स दी थी तो उसमें उसने 3 कैटेगरीज़ में मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया था। एक कैटेगरी को मेनिया का नाम दिया था कि मेनिया का मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक्सट्रीमली अनस्टेबल इरिटेबल मूड होती है लोगों की। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाते हैं, तेज़ी से बातें करते हैं, फुल एनर्जी फील करते हैं, आसानी से एजाइटेटेड हो जाते हैं, उनको इलॉजिकल थिंकिंग वो करते हैं, हेलुसिनेशंस उनको आते हैं, डिलीरियम में वो चले जाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशन होती हैं। और मेलनकोलिया वही मेजर डिप्रेशन जो होती है जिसमें लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, वो आइसोलेटेड रहते हैं, तो उसको नाम दिया था। और फ्रेनाइटिस ब्रेन फीवर जो है ये जो अभी हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं तो उसके लिए उस टाइम फ्रेनाइटिस का लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया था बेस्ड ऑन डेली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट। और ये हिपोक्रेट्स ने जो जितनी भी क्लासिफिकेशन की थी तो ये पेशेंट इसके पास आते थे, जो लोग क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ये करते थे और जो रिकॉर्ड्स इनके पास थे पेशेंट्स के, तो उन सबको देख के इसने इन कैटेगरीज़ में उनको क्लासिफाई किया था। और ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे किस किस्म की ट्रीटमेंट थी उस टाइम, डू नो हार्म, यानी लोगों को जो उस टाइम जो सुपर नेचुरलिटी का जो कंसेप्ट था स्टोन एजेस में, तो उस टाइम लोगों को हार्म किया जाता था, उनके सरों में कील तोप दिए जाते थे बदअरवाह को निकालने के लिए और ये सब कुछ। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने ट्रीटमेंट का नाम दिया था डू नो हार्म, के नुकसान नहीं पहुँचाना है इंसानियत को। ह्यूमन वॉकिंग इज़ बेस्ट मेडिसिन, इन्होंने कहा कि ये जो वॉकिंग है ये इंसान के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो अभी भी ये कंसेप्ट है कि जो मेंटल डिसऑर्डर के लोग होते हैं, डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं, तो वो वॉकिंग करते हैं तो उनकी मूड में बेहतरी आ जाती है। इसकी वजह से स्पेसिफिक टू डायग्नोसिस इनका ट्रीटमेंट था, यानी जो जिस चीज़, यानी अगर मेनिया डायग्नोज हो गया तो मेनिया के लिए अलग किस्म की ट्रीटमेंट, मेलनकोलिया के लिए अलग किस्म की ट्रीटमेंट और फ्रेनाइटिस के लिए अलग किस्म की ट्रीटमेंट। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एक इन्वायरमेंट का मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कितना जो है उसका इफ़ेक्ट होता है। एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रखना चाहिए, वो चाहे वो घर का हो, हॉस्पिटल का हो या जिस भी एरिया का हो, एक इंसान को ज़हनी तौर पर सही रखने के लिए। तो ये बातें जो है इन्होंने इस टाइम की थी। उस टाइम उस जो अर्ली मेडिकल कॉन्सेप्ट थी हिपोक्रेट्स की, तो उसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी थे। मिसकंसेप्शंस में से 4 ह्यूमर्स वाला जो मैंने आप लोगों को बताया, तो वो असल में सही नहीं थी, रिलेवेंट नहीं थी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये ब्लड, फ्लेगम और ये येलो बाइल और ब्लैक बाइल की जो कंसेप्ट थी, ये मिसकंसेप्शन थी। और दूसरी हाइस्टीरिया स्टूडेंट्स, हाइस्टीरिया जो है, हाइस्टीरा असल में कहते हैं वॉम्ब को, ये एक लफ्ज़ है वॉम्ब के लिए, यानी यूट्रस के लिए यूज़ होती है। तो
उस टाइम देखा गया कि ये हाइस्टेरिया जो है, हाइस्टेरिया एक मेडिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन का भी नाम है। उस टाइम हाइस्टेरिया कहा जाता था उसको, लेकिन अभी जो है उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऐसे डिसऑर्डर है कि जिसमें सेंसरी, मोटर और साइकिक डिस्टर्बेंस होती है, तीनों किस्म की डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है आजकल के दौर में। उस टाइम उसके लिए हाइस्टेरिया का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। उस टाइम उन लोगों ने देखा कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है, फीमेल में। तो उन्होंने वो समझ रहे थे कि यूट्रस जो है, यूट्रस मूवमेंट करती है फीमेल्स के अंदर। जब यूट्रस वांडरिंग कहते हैं तो वांडरिंग मूवमेंट को कहते हैं। तो यूट्रस जब मूवमेंट करती है तो इस मूवमेंट की वजह से उनके ब्रेन में भी कुछ डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे उन्होंने हाइस्टेरिया का नाम दिया हुआ था। तो ये हाइस्टेरिया का कंसेप्ट, जो कि बिल्कुल जो है वो साइंटिफिक कोई कंसेप्ट नहीं थी, यूट्रस से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर बाद में इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया। तो ये दो कंसेप्ट जो थे उस टाइम के, ये मिसकंसेप्शन थे, बाकी साइंटिफिक रिलेवेंट कंसेप्ट्स थे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए। ये जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आप सही तरीके से इनको याद कर ले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है अगर, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।